Hello friends, how are you all? I'm Valnya and today I'm going to discuss very important process questions of Unit 4, 7 and 8, Education Subject Part 9. So in the previous session, Part 8, so we have completed many questions regarding Unit 4, 7 and 8. So today I'm going to start from Part 9. So the question is, the objectives of induction training of teachers. क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि हमें ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं इंडक्शन ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स की, हम क्यों कराते हैं, क्या रीजन होता है, क्या मोटिव होता है। टू एक्वेंट दैम विद जर्नल एंड स्पेसिफिक ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बिल्कुल ठीक बात है। जब आप जॉब ज्वाइन करते हैं तो आपकी जो इंडक्शन ट्रेनिंग कराई जाती है एज अ टीचर, वो इसलिए कराई जाती है ताकि आपको ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझ में आए। जो टीचर्स होते हैं अपनी स्कूल ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या पॉलिसीज है, कैसे आपको उनको फॉलो करना है, उन सब चीजों को समझाने के लिए। टू डेवलप स्किल्स एंड एटीट्यूड्स, नहीं, स्किल्स एंड एटीट्यूड्स डेवलप करने के लिए नहीं आपकी इंडक्शन ट्रेनिंग कराई जाती। ये सब आपका ये अलग प्रोग्राम होता है, उसका होता है, ये इसके लिए नहीं होता। ये इंडक्शन ट्रेनिंग में ये नहीं कराई जाती। इंडक्शन ट्रेनिंग जो होती है उसको वो इसलिए कराई जाती है ताकि आप स्कूल की उनको समझ सके, पॉलिसीज को समझ सके, अपनी ड्यूटीज को समझ सके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझ सके। टू इन्फॉर्म दैम अबाउट इक्विपमेंट्स, मटेरियल्स, फैसिलिटीज जो आपके इंस्टीट्यूशन में ऑलरेडी अवेलेबल है। ये सब चीजें हमारी इंडक्शन ट्रेनिंग में आती है। डेवलप करना टीचिंग स्किल्स, कंटेंट नॉलेज के बारे में नॉलेज रखना, ये इसका पार्ट नहीं है इंडक्शन ट्रेनिंग का। तो क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए, बी एंड डी, इट्स योर करेक्ट आंसर। तो ये पता होना चाहिए कि किस ट्रेनिंग में क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। द ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी इन एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल, जो हमारा एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल है टीचिंग का, ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी बतानी है कि पहले आप प्रेजेंट करते हैं लर्निंग टास्क को, स्ट्रेंथिंग करते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, फिर क्लैरिफिकेशन होती है। तो फर्स्ट क्या होता है कि आप प्रेजेंट करते हैं अपने एडवांस ऑर्गेनाइजर को, फिर आप प्रेजेंट करते हैं लर्निंग टास्क को, अपने मटेरियल को। फिर क्या होता है उससे, जब आप प्रेजेंट करते हैं लर्निंग टास्क को, तो जो आपके माइंड में जो एक्टिविटीज होती है वो स्ट्रेंथेंड हो जाती हैं, ऑर्गेनाइज्ड हो जाती हैं। फिर आप क्लैरिफाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को। तो इसको यहाँ मैंने रिटन में गिवन भी किया हुआ है। ये सब आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं इस वीडियो को पॉज करके। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट प्रेजेंट करते हैं, देन आप प्रेजेंटेशन देते हैं लर्निंग टास्क की, जो मटेरियल आप प्रेजेंट करते हैं, फिर स्ट्रेंथनिंग होती है, एंड द लास्ट वन इज क्लैरिफिकेशन। इस तरह से ये हमारा पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर दोनों के लिए, that the continuous and comprehensive internal evaluation and feedback mechanism are the essential components of। हम जानते हैं किस चीज के essential components हैं। ये हमारे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इंटरनल इवैल्यूएशन, दैट मींस कंटिन्यूस। जब क्लास में टीचर पढ़ा रही होती है तो वो कंटिन्यूस इवैल्यूएशन लेती है। फीडबैक से क्या होता है, टीचर अपनी गलती को भी इंप्रूव कर सकते हैं, स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को भी समझ सकती है। इंटरनल इवैल्यूएशन आप समझ जाएंगे जो क्लास में इंटरनली की जा रही है। कॉम्प्रिहेंसिव वे में इसलिए कहा जाता है कि जब टीचर क्लास में पढ़ा रही होती है बहुत एक्सप्लेनेशन में, तो उसी बेसिस पे वो क्वेश्चंस पुट अप करती है। तो ये आपकी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होती है। डायग्नोस्टिक इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे बच्चे की स्ट्रेंथ या कोई चीज डायग्नोज नहीं की जा रही है। प्लेसमेंट डिसीजंस नहीं है यहाँ पर। समेटिव इवैल्यूएशन क्या होती है आपकी एट द एंड ऑफ द ईयर, या फिर आपके जो सेमेस्टर्स होते हैं एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर हम कह सकते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट द विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी में सपोर्ट दिस स्टेटमेंट, कौन सी थ्योरी है जो सपोर्ट करती है इस स्टेटमेंट को, द टीचर शुड एनकरेज द स्टूडेंट। ये जो टीचर है उसको स्टूडेंट्स को इनकरेज करना चाहिए कि वो अपने अपने कनेक्शंस, जो भी इंफॉर्मेशन, दैट मीन्स इसका मतलब क्या है कि टू डिस्कवर देयर ऑन कनेक्शंस बिटवीन सीमिंगली डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन, की जो इन्फॉर्मेशन उसके पास ऑलरेडी है, प्रायर नॉलेज है, और जो नई नॉलेज वो ले रहा है, आइदर वो ट्विटर से ले रहा है, विकीपीडिया से ले रहा है, किसी भी ओपन एजुकेशनल रिसोर्स से ले रहा है, तो वो उसको इंटरकनेक्ट करके समझे, डिस्कवर करे नॉलेज को, इन्फॉर्मेशन को। तो यहाँ क्या कर रहा है बच्चा, इस स्टेटमेंट से आप क्या समझ रहे हैं, टीचर को इस तरह से इंकरेज करना चाहिए बच्चों को ये करने के लिए। तो ये कनेक्टिविज्म की बात की जा रही है, दैट मीन्स आप अपनी इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करके इंटरकनेक्टेड वे में अपनी इंफॉर्मेशन को, चीजों को डिस्कवर करें। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कनेक्टिविज्म। नेक्स्ट आपका आता है स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। यहाँ कोविड-19 हैज लेड टू पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज फॉर डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज। कोविड-19 की वजह से कुछ अपॉर्चुनिटीज आई कि इसमें डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज में, जिससे हमें बहुत सॉल्यूशंस भी मिले, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट भी लोगों का आ रहा है, और बिजनेस कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए भी अच्छा है, हेल्थ केयर आउटकम्स अच्छा आ रहे हैं, और अवॉइड होती है सर्विस डिस्ट्रप्शंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो व्हाट इज डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी। होती क्या है डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी।
ये हमारी जो आज के वक्त में जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं उसको हम डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज कहते हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं आप प्रोडक्ट्स को एक्सेस कर पा रहे हो अच्छे से, आप अच्छे सर्विसेज ले पा रहे हो, और कहीं ना कहीं आप अपनी इन्फॉर्मेशन लेने का तरीका बदल गया है, प्रोडक्ट्स बनाने का तरीका बदल गया है, लोगों से इंटरेक्ट करने का तरीका बदल गया है, जिससे हो क्या रहा है कि आपका जो मार्केट है, आपकी जो बिजनेस है, वो सबसे से बहुत अच्छे से इंक्रीज हो रही हैं। तो जो एग्जांपल्स है हमारे डिस्रप्टिव टेक्नोलॉजीज के, वो क्या है, जैसे आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर आप यूट्यूब पे कुछ भी चीज एक सर्च करते हैं तो आपके पास बहुत सारे निकल के आ जाते हैं ब्लॉग्स। आपको अगर एक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके पास और भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। ब्लॉकचेन, रोबोटिक्स, ये सारे डिस्रप्टिव टेक्नोलॉजीज के एग्जाम्पल्स हैं जो कि आज के वक्त में बहुत, और हम ये कह सकते हैं जो डिस्रप्टिव टेक्नोलॉजीज हैं वो ज्यादा ब्रॉडर हैं डिजिटल सर्विसेज के कंपैरिजन में। तो यही सब चीजें क्वेश्चन में दी हुई हैं, that the disruptive technology will make certain jobs redundant and hence approaches to skilling and de-skilling that are both efficient and ensure quality will be of increasing importance to create and sustain employment। कहीं ना कहीं आपके एम्प्लॉयमेंट को सस्टेन भी कर रही हैं, इंक्रीज भी कर रही हैं, इंपॉर्टेंस को भी बढ़ा रही हैं, इफिशिएंट भी हैं, क्वालिटी को इंश्योर कर रही हैं डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज। तो हमारे दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन इंस्टीट्यूशन विशेस टू अप्लाई। एक इंस्टीट्यूशन क्या चाहता है, अप्लाई करना चाहता है असेसमेंट और एक्रेडिटेशन, कहाँ से, नाक से चाहता है। एक इंस्टीट्यूशन चाहता है कि उसको एक्रेडिटेशन मिल जाए नाक से। सो विच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स इट शुड फोकस ऑन, मतलब एक इंस्टीट्यूशन ये चाहता है कि उसको नेक से एक्रेडिटेशन मिल जाए, तो उसे कौन सा अपने परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है उन पे फोकस करना चाहिए जो नेक की रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे हो, ताकि उसको इजिली एक्रेडिटेशन मिल जाए। दैट मीन्स कि उसकी टीचिंग लर्निंग, जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है, जो टीचर्स हैं, जो टीचिंग लर्निंग है, जो वैल्यूएशन का तरीका, वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। जो करिकुलम वो लोग फॉलो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। इलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, इससे हमारा नैक का कोई ताल्लुक नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर को देखता है नैक, लर्निंग रिसोर्सेज क्या यूज किए जा रहे हैं, स्टूडेंट सपोर्ट कैसा है, कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो ये चारों पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एक नेगेटिव पॉइंट है, तो ए बी डी एंड इट्स योर करेक्ट आंसर, विच इज योर सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, मेटा कॉग्निटिव के ऊपर कई बार क्वेश्चन आता है। मेटा कॉग्निटिव, कॉग्निटिव का मतलब होता है एक्टिविटी ब्रेन से रिलेटेड, मेटा का मतलब री, अगेन, दैट मीन्स कॉग्निटिव मीन्स थिंकिंग, आप ब्रेन में क्या सोच रहे हो कि एक्टिविटी चल रही है। मेटा मीन्स री थिंकिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग, अमंग द फॉलोइंग विच एक्टिविटीज, आपको बतानी कौन सी एक्टिविटीज है जहां पे मेटा कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी यूज होती है। दैट मीन्स री थिंकिंग आपको करनी पड़ती है। सो जब आप कोई भी रिफ्लेक्टिव जर्नल लिखते हैं, बिल्कुल ठीक बात, आप वहाँ बार बार सोचते हैं, खुद की तारीफ करने में जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर अपने लिए कुछ क्वेश्चन करना है, सेल्फ क्वेश्चनिंग करनी कि हाँ मैंने ये काम किया नहीं किया, या मैं इस काम को किस तरह से और अच्छा कर सकता हूँ, तो यहाँ आपकी सेल्फ क्वेश्चनिंग होती है। लर्निंग स्टाइल्स के बारे में अवेयरनेस होना कि किस लर्निंग स्टाइल आपकी स्टडीज के लिए, प्रोग्रेस के लिए, इंप्रूवमेंट्स के लिए बेस्ट होगा, तो ये आपकी रीथिंकिंग स्ट्रेटेजी होती है यहाँ पे। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो ए है, सी है, डी है, ऑल आर करेक्ट आंसर। सिर्फ सेल्फ प्रेज नहीं है कि खुद की तारीफ के लिए आपको बहुत थिंकिंग की जरूरत नहीं होती, आपको पता होता है कि आप कितने पानी में हैं। सो ए सी एंड डी इट्स योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 begins with the quotation from an essay titled civilization and progress। जो आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क था 2005, वो किसने दिया था, एनसीईआरटी ने दिया था। ठीक है, ये ऐसे इस पे किसने लिखा था, सिविलाइजेशन प्रोग्रेस के ऊपर, यीजूभाई बढ़ेका ने, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर थे जिन्होंने इस पे ऐसे लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा एनसीएफ 2005 से ही है, इसमें गाइडिंग प्रिंसिपल्स पूछे गए करिकुलम को डेवलप करने के। एनसीएफ 2005 में क्या बातें कही गई थी एनसीएफ 2005 में करिकुलम डेवलपमेंट से रिलेटेड, कि आप किस तरह का करिकुलम डेवलप करें अपने स्कूल में। फर्स्ट, कनेक्ट करें नॉलेज को लाइफ आउटसाइड द स्कूल, दैट मीन्स आप बच्चे को एक्टिविटीज के थ्रू सिखाएं, रियल लाइफ एक्सपीरियंस कराएं। इंश्योर दैट लर्निंग शिफ्ट फ्रॉम रोड मेथड्स, आपके पास इस चीज की इंश्योरिटी होनी चाहिए कि आप जिस तरह से पढ़ा रहे बच्चा रोड मेमोराइजेशन ना करे। बिल्कुल ठीक बात है, ये बातें कही गई थी एनसीएफ 2005 में कि बच्चों को रोड मेमोराइजेशन की आदत खत्म करनी है, बच्चे को लर्निंग बाय डूइंग, दैट मीन्स एक्टिविटी के थ्रू सिखाना है, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के थ्रू सिखाना है। नर्चर करना है ओवर राइडिंग आइडेंटिटी इन्फॉर्म बाय केयरिंग कंसर्न्स विद इन द डेमोक्रेटिक पॉलिटी ऑफ द कंट्री। बिल्कुल ठीक बात है, तीनों चीजें बिल्कुल ठीक थी आपकी, लेकिन एग्जामिनेशन पे एम्फेसिस करना और टीचर सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में बात नहीं कही गई थी, मना किया गया था इसको कि लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए।
बच्चे को लर्निंग बाय डूइंग, दैट मीन्स हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, रियल लाइफ एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्टिविटी के थ्रू बच्चों को सिखाना है, रोड मेमोराइजेशन नहीं करानी है। ये सब बातें हमारी एनसीएफ 2005 में कही गई थी, तो इसके अकॉर्डिंग आपका ए, बी एंड सी इज योर करेक्ट आंसर्स। So thank you friends for your attention. Stay blessed, enjoy learning and I wish कि लेसन आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल हो, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।